अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 20 एंड Q इज इक्वल टू एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 220 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 20। P में कौन से नंबर होंगे? P में प्राइम नंबर्स होंगे और वो 0 से बड़े और 20 के इक्वल या उससे लेस होंगे। उसके बाद Q में कौन से नंबर होंगे? वो नंबर जो 210 के जो डिवाइजर्स होंगे वो नंबर्स इसमें होंगे और वो भी 0 से बड़े और 20 से लेस या इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो हम सेट P और सेट Q को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले सेट P को कन्वर्ट कर लेते हैं। सेट P में कौन से नंबर्स हैं? वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वो हमने 0 से बड़े होने चाहिए और 20 से इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। तो 2 प्राइम नंबर है और 0 से बड़ा भी है तो इसलिए 2 इन्वॉल्व होगा, 2 शामिल होगा। उसके बाद 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 4 तो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है। उसके बाद 5 एक प्राइम नंबर है। सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो 5 के बाद 7, 11, फिर 13, 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। उसके बाद 17 प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 20 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 20 शामिल नहीं होगा। हमने 20 या 20 से लेस नंबर लिखने थे तो 20 तो शामिल नहीं है, उससे लेस 19 था तो हमने 19 तक लिख लिया। उसके बाद सेट Q को कन्वर्ट करना है। तो सेट Q में कौन से नंबर्स होंगे जो 210 को डिवाइड करते हैं, उसके डिवाइजर्स होंगे और वो हमने कहाँ से कहाँ तक चेक करने हैं? 1 से 20 तक। अब Q में सेट Q में हमने कौन से नंबर लिखने हैं जो 210 को डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 1 पे चेक कर लेते हैं। पहले 210 को 1 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 210 को हमने 1 पे डिवाइड किया तो 210 आ रहा है, यानी 1 पे ये डिवाइड हो रहा है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 210 को हम 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं तो ये भी पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं आ रही, ये यहाँ तक वैल्यू है 105। इसका मतलब ये भी 2 पे भी डिवाइड हो रहा है तो 2 भी आ जाएगा। इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं 210 को तो 70 आ रहा है हमारे पास आंसर, तो यानी ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट में वैल्यूज़ आ गई, ये 52.5 आ गया, यानी 4 पे ये डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद 5 पे डिवाइड कर लेते हैं तो 5 पे भी डिवाइड हो रहा है। ये इसको फिक्स किया हुआ है इसलिए ये एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ये पॉइंट से पहले वाली आपने वैल्यू देखनी है, ये 42 है तो यानी ये 5 पे डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 6 पे चेक कर लेते हैं, इसको 6 पे भी डिवाइड हो रहा है। 7 पे कर लेते हैं, 7 पे भी हो रहा है क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं आ रही, इसका मतलब 7 पे डिवाइड हो रहा है। 8 पे चेक कर लेते तो 8 में पॉइंट के बाद भी ये वैल्यूज़ आ रही तो इसलिए 8 पे डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 9 पे कर लेते हैं तो 9 में भी पॉइंट में वैल्यूज़ आ रही तो 9 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। 10 पे चेक कर लेते हैं तो 10 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं आई। उसके बाद 11 पे चेक कर लेते हैं तो 11 पे भी पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही तो 11 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। 12 पे चेक कर लेते हैं, 12 पे भी पॉइंट में आ रही तो डिवाइड नहीं हो। 14 पे डिवाइड हो रहा था और फिर 15 पे हो रहा था। उसके बाद किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा था, 20 पे भी नहीं हो रहा था। तो हमने P और Q को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है फाइंड P इंटरसेक्शन Q। हमने P और Q का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, P इंटरसेक्शन Q। तो पहले P है तो P की वैल्यू लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लिखेंगे। फिर Q की वैल्यू है तो 1, 2, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यू आएगी जो दोनों सेट्स में मौजूद होगी, यानी दोनों के पास होगी सेम वैल्यू होगी। तो दोनों के पास सेम वैल्यू कौन सी है? 2 इसके पास है, इसके पास भी है तो 2 आएगा। उसके बाद 3 को चेक करते हैं तो 3 दोनों के पास है, 5 भी दोनों के पास है, 7 भी है दोनों के पास। उसके बाद
10 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 11 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, बस इतनी वैल्यूज़ ये सेम है। तो फिर ये यहाँ तक ही आएगा क्योंकि और कोई वैल्यू सेम नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है P यूनियन Q। हमने P यूनियन Q फाइंड करना है। तो पहले P है तो P की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। यूनियन फिर Q की वैल्यू लिखेंगे। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। अब यूनियन का क्या मतलब है कि हमने दोनों की सारी वैल्यूज़ लिखनी है लेकिन तरतीब से लिखनी है, पहले छोटी उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी। तो पहले सबसे छोटी वैल्यूज़ 1, किसी एक सेट में भी जो होगा ना वो यूनियन में शामिल होगा। पहले 1 से शुरू करते तो 1 एक सेट में तो है ना, तो 1 आएगा, उसके बाद 2, फिर 3 भी है, 4 किसी सेट में नहीं है तो यूनियन में भी नहीं आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 6 इस सेट में है तो आंसर में भी आएगा, 7 भी है, 8 दोनों सेट में से किसी के पास नहीं है तो 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं है, 10 इसके पास है तो लिख लेंगे, 11 भी आएगा, 12 किसी सेट के पास नहीं है तो 12 भी नहीं आएगा, उसके बाद 13, फिर 14 इसके पास है और 15 भी है, 16 नहीं है, 17 है, 18 दोनों सेट्स में से किसी के पास नहीं है, 19 इस सेट के पास है तो यूनियन में भी आ जाएगा, और 19 के बाद तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 20, 21 कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसलिए यहाँ तक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जितने भी पार्ट्स गिवन है हमने सब में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करवाने हैं, वेरीफाई करने हैं, यूनियन के भी और इंटरसेक्शन के भी। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा था? जिसमें दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज हो, प्लेस चेंज हो, जैसे कि A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। ये कम्यूटेटिव लॉ था यूनियन का, और इंटरसेक्शन का क्या था? A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। यानी दो जिसमें सेट हों और उनकी सिर्फ प्लेस चेंज हो, आंसर सेम ही आए, तो वो कम्यूटेटिव लॉ था। और जिसमें 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हों वो कौन सा लॉ था? वो एसोसिएटिव लॉ था। तो कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है? जिसमें 2 वैल्यूज़ हों, 2 सेट्स हों और उनकी सिर्फ प्लेस चेंज करें, सिर्फ जगह चेंज करें तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। तो हमने ये 2 लॉ, इसके एक यूनियन वाला लॉ और एक इंटरसेक्शन वाला लॉ, ये 2 लॉ इसमें होल्ड करवाने हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये 2 फार्मूले अप्लाई करने हैं। पहले ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हम पहले वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A, इसको वेरीफाई करना है, इसको प्रूव करना है कि A यूनियन B और B यूनियन A का आंसर सेम आता है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू A यूनियन B। A की जगह पे A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद क्या है? यूनियन। तो यूनियन लिखेंगे, फिर B की जगह पे B की वैल्यू क्या है? 4, 6, 8 और 10। अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, यानी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देना है, सिर्फ तरतीब से लिखना है। एक सेट में भी कोई वैल्यू होगी तो वो यूनियन में ज़रूर आएगी। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से चेक कर लेते हैं। 1 इस सेट में है तो आंसर में भी आएगा 2, फिर 3 भी है, 4, 5, उसके बाद 6, 7 दोनों के पास नहीं है तो आंसर में भी नहीं आएगा, फिर 8 इस सेट में है, 9 नहीं है और फिर 10। सिर्फ हमने तरतीब से लिखा है इसको। तो A यूनियन B हमारे पास क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। यानी कि ये वाली साइड हमने फाइंड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? B यूनियन A। B की जगह पे B की वैल्यू लिखेंगे 4, 6, 8, 10। यूनियन A की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका भी यूनियन लेना है तो जगह चेंज करने से वैल्यू तो नहीं ना चेंज हो गई। हमने यूनियन में क्या करना होता है? सारी वैल्यूज़ को तरतीब से लिखना होता है इकट्ठा करके। तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और फिर 10 आ जाएगा। और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई है, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या आती है हमारे पास A यूनियन B, वो हमारे पास इक्वल आ गया B यूनियन A का, A के इक्वल आ गया। तो ये पहला जो फार्मूला था ये तो प्रूव हो गया। तो पहला फार्मूला हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया कि दोनों वैल्यूज सेम है। अब दूसरा फार्मूला प्रूव करना है, ये इंटरसेक्शन वाला फार्मूला। तो इसमें भी पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो पहले A की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। फिर B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 6 8 और 10। अब इन दोनों में से सेम वैल्यू लिखनी है। इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यू आएगी, जो दोनों के पास होगी सेम होगी। तो 1 सिर्फ एक के पास है, दोनों के पास नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 4 दोनों के पास है, तो इसके इंटरसेक्शन में 4 आ जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया, राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, B इंटरसेक्शन A। तो B की जगह पे B की वैल्यू 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन, उसके बाद A की वैल्यू लिखनी है। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। अब इन दोनों में इनका इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए वो वैल्यू लिखेंगे जो दोनों के पास होगी। तो दोनों के पास सेम कौन सी है, 4। तो ये राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड सेम आ गई है। राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड सेम आ गए हमारे पास। तो ये भी प्रूव हो गया थ्योरम। ये दो फार्मूले हमारे पास जो थे ये दोनों प्रूव हो गए कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो एक क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा उसमें आपने ये दोनों फार्मूलेज अप्लाई करने हैं, दोनों फार्मूलेज वेरीफाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इन दोनों सेट्स के ऊपर हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे सेट A B थे तो हमने इनको A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया था। सिर्फ उनकी जगह चेंज हुई थी, पहले यहाँ पे A था और यहाँ पे पहले B था। वहाँ पे सेट A और B थे तो हमने A B यूज़ किया था। यहाँ पे सेट N और Z है तो N यूनियन Z इज़ इक्वल टू, सिर्फ इनकी जगह चेंज कर देंगे, पहले N था फिर यहाँ पे पहले Z आ जाएगा। N यूनियन Z इज़ इक्वल टू Z यूनियन N। एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा इंटरसेक्शन का फार्मूला, जहाँ पे यूनियन था वहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे यूनियन था तो इंटरसेक्शन आ गया था, तो यहाँ पे जहाँ पे यूनियन होगा वहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। N इंटरसेक्शन Z इज़ इक्वल टू Z इंटरसेक्शन N आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमने ये दो फार्मूले प्रूव करने हैं कि N यूनियन Z इज़ इक्वल टू Z यूनियन N है और N इंटरसेक्शन Z जो Z इंटरसेक्शन N के इक्वल है। तो सबसे पहले हम पहला फार्मूला यूज़ करके इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे भी आपने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है। पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, इसको प्रूव कर लें, उसके बाद राइट हैंड साइड को प्रूव करें, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम N और Z की वैल्यू लिख लेते हैं। N मीन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें 0 होता है, ±1 फिर ±2 और फिर इसी तरह से चलते जाते हैं। तो पहले हम ये वाला फार्मूला प्रूव करने लगे ना, N यूनियन Z इज़ इक्वल टू Z यूनियन N। इसमें से हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू N यूनियन Z। तो N की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद यूनियन Z की वैल्यू क्या है, 0 ±1 ±2 अप टू सो ऑन। तो इसके अंदर एलिमेंट्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं। और अगर हमारे पास कोई सेट हो, इसके एलिमेंट हो 1 2 3 और दूसरा सेट हो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और फिर 5 भी आएगा। यानी ये वाला तो ये बड़ा सेट नहीं आ गया। दो सेट्स का यूनिट लिया तो आंसर में हमारे पास एक बड़ा सेट आया।
जब किसी दो सेट्स का हम यूनियन लेंगे तो जो बड़ा सेट होगा वो हमारे पास आंसर में आएगा। यूनियन लेने से बड़ा सेट आएगा, अगर हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर छोटा सेट आएगा हमारे पास। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी इन दोनों में सेम वैल्यू कौन सी है, तो 1 2 और 3 ये दोनों के पास है, 1 2 3 और 1 2 3, और ये 1 2 3 ये तो पूरा ये वाला सेट बन गया। तो जब हम दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो बड़ा वाला सेट आंसर में आएगा, और जब दो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर छोटा वाला सेट आएगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला सेट कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर बड़ा है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो आंसर में बड़ा सेट आएगा। तो इसलिए 0 +-1 +-2 और अप टू सो ऑन ये वाला सारा सेट आ जाएगा। और ये सेट किसके इक्वल है, ये इंटीजर के इक्वल है। अब ये वाली साइड सोल्व कर ली, अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z यूनियन n, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर का यूनियन लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। सेट ऑफ इंटीजर क्या हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, उसके बाद यूनियन है, फिर n की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इन दो सेट का हमने यूनियन लेना है, तो यूनियन में अभी मैंने आपको बताया कि बड़ा वाला सेट आएगा। तो बड़ा वाला सेट कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर, तो ये सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। और ये सारा किसके इक्वल है, सेट ऑफ इंटीजर के इक्वल है, तो इसकी जगह पे Z लिख लेंगे। अब राइट हैंड साइड का भी आंसर Z आया है, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी Z आया, यानी सेम आया, दोनों का आंसर सेम है। तो n यूनियन Z = Z यूनियन n आ गए। तो ये पहला थ्योरम, तो पहला फार्मूला तो प्रूव हो गया हमारे पास। तो अब ये सेकंड फार्मूला हमने प्रूव करना है, n इंटरसेक्शन Z = Z इंटरसेक्शन n सॉरी। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड = n इंटरसेक्शन Z। तो आप इसको सिंपली इस दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज़ लिखे बगैर भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अगर हम n और Z का इंटरसेक्शन लेंगे तो जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटी वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ पे n और Z में से n छोटा है हमारे पास, तो इसलिए आंसर में n आएगा। सिंपली आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट करें, फिर इंटरसेक्शन Z की वैल्यू पुट करें, उन दोनों में से जो सेम होगा वो लिखेंगे। और इन दोनों में से सेम कौन सा है, 1 दोनों के पास है, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4, यानी कि प्लस वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो दोनों के पास हैं। तो पॉजिटिव आंसर आना था, यानी कि नेचुरल नंबर ही हमारे पास, नेचुरल नंबर्स का सेट हमारे पास आ जाना था। तो आप इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड Z इंटरसेक्शन n का Z के साथ इंटरसेक्शन या Z का n के साथ इंटरसेक्शन जगह चेंज करने से कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज़ लिखनी है जो दोनों के पास हैं। तो ये इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटी वाली वैल्यू आएगी, छोटा वाला सेट आएगा। तो छोटा वाला सेट कौन सा, n नेचुरल नंबर, यहाँ पे n आ जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो यानी ये वाला फार्मूला भी प्रूव हो गया। नंबर 4 का पार्ट 3 है हमारे पास, इसमें हमें दो सेट्स दिए हैं। सेट ए में हमारे पास क्या वैल्यू है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मींस इसमें सारे रियल्स नंबर्स होंगे, एंड साथ कंडीशन भी दी है कि x इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। वो रियल नंबर होंगे जो 0 के इक्वल या उससे बड़े होंगे। उसके बाद सेट ऑफ b क्या दिया है, b सेट में हमारे पास क्या है, r, यानी सारे रियल नंबर। सेट b में हमारे पास सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन सेट a में हमारे पास सिर्फ वो रियल नंबर्स होंगे जो 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर होंगे। हम इसमें यूनियन वाला फार्मूला वेरीफाई कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। पहला फार्मूला क्या है, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। यहाँ पे हमने a भी इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी सेट a और b के नाम से गिवन थे। अगर n और z उनका नेम होता सेट्स का, तो हम यहाँ पे n यूनियन z और इज इक्वल टू z यूनियन n यूज़ करते। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a यूनियन b। ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और ये लेफ़्ट हैंड साइड है, a यूनियन b। अब पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू लिख ली, उसके बाद यूनियन b की वैल्यू क्या हमारे पास r। तो अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। जो r है इसमें तो सारे रियल नंबर शामिल हैं।
आर में सारे रियल नंबर शामिल हैं, यानी सेट बी में सारे रियल नंबर शामिल हैं। सेट ए में सिर्फ वो रियल नंबर शामिल हैं जो 0 या 0 से बड़े हैं। तो यूनियन में कौन सा सेट आता है? जो बड़ा सेट होता है। अब इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है? इसमें सारे रियल नंबर हैं और इसमें सिर्फ 0 या 0 से बड़े वाले रियल नंबर्स हैं। तो इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा होगा? इनमें से आर जो है यानी सेट ऑफ रियल नंबर ये बड़ा होगा, तो इसलिए यूनियन में आर आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे रियल नंबर शामिल है। लेकिन सेट ए में सिर्फ वो वाले रियल नंबर्स हैं जो 0 से बड़े हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 से बड़े वाले रियल नंबर शामिल थे, 0 से छोटे वाले रियल नंबर तो इसमें शामिल ही नहीं थे। लेकिन ये जो बी था, सेट बी, उसमें तमाम रियल नंबर शामिल थे, 0 से बड़े 0 से छोटे तमाम जितने भी रियल नंबर्स थे वो सारे शामिल थे। इसमें सिर्फ 0 से बड़े वाले शामिल है, यानी कि ये सेट छोटा है और ये बड़ा सेट है। तो यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो इसलिए आर आ गया हमारे पास। उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? आर, यानी रियल नंबर्स का सेट। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है? एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास बड़ा सेट आएगा, तो बड़ा सेट आर है हमारे पास, तो इसलिए आर आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड भी आर आई है हमारे पास, राइट हैंड साइड भी आर है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, दोनों सेम हो गया है, तो इसलिए ए यूनियन बी इक्वल आ गया बी यूनियन ए के। तो ये पहला फार्मूला प्रूव हो गया। सेकंड फार्मूला हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसकी भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे इंटरसेक्शन फिर बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले ए की वैल्यू लिख ली, इंटरसेक्शन फिर बी की वैल्यू लिख ली। अब उसके बाद इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा जो छोटा होगा, और इन दोनों में से छोटा सेट हमारे पास ये था, तो इसलिए इंटरसेक्शन में ये छोटा वाला सेट आएगा। अब राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास? बी इंटरसेक्शन ए। पहले बी की वैल्यू लिखी, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए की वैल्यू लिखी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास? जो दोनों सेट्स में से छोटा सेट होगा। तो छोटा सेट हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है, तो इसका मतलब कि ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये फार्मूला भी प्रूव हो गया। हमने तीनों पार्ट्स में ये दो फार्मूले यूनियन और इंटरसेक्शन दो फार्मूले प्रूव करने थे, तो ये हमने हर क्वेश्चन में प्रूव कर दिए हैं।